बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान में सियासत में इस्तेहकाम और मुआशी अदम इस्तेहकाम जारी है। गैर यकीनी की सूरत हाल है मार्केट में। अगरचे हम सुन रहे हैं कि IMF के साथ बोर्ड लेवल का मुआहदा जल्द तय पा जाएगा, लेकिन सवालात उठ रहे हैं कि IMF की टीम 9 दिन पाकिस्तान में थी तो स्टाफ लेवल का मुआहदा क्यों ना हो सका, क्यों वो मामलात तय नहीं पाए और जूम मीटिंग्स में और स्काइप मीटिंग्स में क्या मामलात रह गए हैं जिस पर बात होना बाकी है। पाकिस्तान की तैयारी क्या मुकम्मल नहीं थी और पाकिस्तान के दोस्त ममालिक ने गारंटीज दी हैं या नहीं, एक बहुत बड़ा सवाल है। और इन तमाम मामलात पर जल्द ही अच्छी खबर आने की उम्मीद जाहिर कर रहे हैं इसहाक डार साहब, और हुकूमती ज़राए भी कह रहे हैं कि बहुत जल्द IMF वापस ट्रैक पे आ जाएगा और पाकिस्तान की मैशत संभलना शुरू हो जाएगी। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें रुपये और डॉलर की कदर में जो एक खलीज है वो बढ़ती चली जा रही है। महंगाई 34 से 35% तक हो गई है। आज आलमी बैंक ने भी अपनी रिपोर्ट जारी की और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की मईशत, जब तक आप पैदावारी सलाहियत में इस्लाहात नहीं करते, जब तक आप टैक्स को तमाम शोबों के लिए हम आहंग नहीं करते, जब तक ये रिफॉर्म्स नहीं होंगी, फाइनेंशियल गवर्नेंस बेहतर नहीं होगी, पाकिस्तान की मईशत नहीं संभलेगी। और हम बार बार ऐसे ही क्राइसिस के सामने जो है वो पाकिस्तान को और पाकिस्तान की मईशत को निढाल देखेंगे। इसी तरीके से जो बाकी आलमी मालियाती इदारे हैं वो भी समझते हैं कि पाकिस्तान की मईशत पर डिफ़ॉल्ट के साए भी हैं और पाकिस्तान की मईशत जो है वो डूबने वाली है। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट ने भी ये कहा, और ये क्रेडिबल इदारे हैं जो पाकिस्तान की मईशत को और पाकिस्तान के मुआशी निज़ाम को बहुत करीब से देखते हैं। तो आज के प्रोग्राम में जी हम बात करेंगे कि पाकिस्तान में इस वक्त जो हालात हैं, जहाँ पे हमारे पास बैरूनी कर्जे अदा करने के लिए रुकूम नहीं है, ज़र मुबादला के ज़खायर कम तरीन सतह पर हैं। इस वक्त पाकिस्तान में महंगाई बहुत ज़्यादा है, सबसे बुलंद सतह पर है। रुपए की कदर में मुसलसल कमी हो रही है। मार्केट के ऊपर जो कंट्रोल होना चाहिए हुकूमत का वो ना होने के बराबर हमें नज़र आता है। ना प्राइस कंट्रोल है, ना बाकी गवर्नेंस जो है उसमें कहीं पे कोई बेहतरी है। दूसरी जानिब हुकूमत मुसलसल अपने एडवाइज़र्स बढ़ा रही है, काबीना का साइज़ बढ़ता चला जा रहा है जिसके ऊपर मुसलसल तनकीद की जा रही है। तो पाकिस्तान में अब इस मईशत को संभलने के लिए क्या सख्त फैसले करने होंगे, क्या अहम इकदाम करने होंगे, वो कौन से रिफॉर्म्स हैं जिसका हम बार बार वादा करते रहे IMF के साथ, लेकिन हम वो कर क्यों नहीं पाते। क्योंकि बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये वाली हुकूमत जब अपोजिशन में थी तो ऐसी गुफ्तगू करते थे जैसे इनको सारे सॉल्यूशंस पता है कि मईशत में कैसे संभलना है। इसी तरीके से इमरान खान साहब की जमात जब हुकूमत में थी तो वो कुछ और करते थे। आज उनको भी मईशत को संभालने के सारे गुर आते हैं और उसका वो इजहार भी करते हैं। तो जब हुकूमतों में आ जाती हैं सियासी जमातें तो फिर ये मुश्किल और सख्त फैसले लेने से क्यों हिचकिचाते हैं, कौन से माफियाज के पंजों में फंस जाते हैं। तो ये सवाल भी हम अपने पैनल के सामने रखेंगे। जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर सलमान शाह साहब जो कि साबिक वज़ीर ख़जाना हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर परवेज़ ताहिर साहब, मारूफ माहिर इक़्तिसादियात हैं पाकिस्तान के, और हमें ज्वाइन करें जी अब्दुल रऊफ़ शकूरी साहब UK से जो कि फाइनेंशियल मैटर्स को, लीगल फ्रेमवर्क्स को बहुत करीब से देखते हैं, रेगुलरली मईशत के ऊपर लिखते हैं। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर सलमान शाह साहब बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे ही करना चाहूँगी। जो इस वक्त सूरत हाल बनी हुई है उसमें अब हमें लग रहा है कि हम IMF के साथ मामलात तय होने की तरफ बढ़ रहा है मुल्क, तो आपके ख्याल में ये बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है या स्टिल इट्स अ गुड न्यूज़ और पाकिस्तान की इकॉनमी को इससे मदद मिलेगी? जी, हमारी मतलब एज यूजुअल हमने खासी देर कर दी है। और अगर ये 9 दिन हमें पता था वो उन्होंने यहाँ पे होना है तो ये हमें कर लेना चाहिए था मामला सारा तय, क्योंकि मार्केट्स में इस वक्त बहुत ज़्यादा बेयकीनी है और हर तरफ पाकिस्तान के अवाम में बेयकीनी है, हमारे दोस्तों में बेयकीनी है। तो इसको आगे प्रोलॉन्ग करने की ज़रूरत नहीं थी। अगर किसी कायली की वजह से या डेटा नहीं इकट्ठा किया या वैसे ही कोई ब्रिंकमैनशिप हो रही है या जो इश्यूज IMF ने पहले भी इंडिकेट किए हुए थे कि डोनर्स जो बाकी आपके दोस्त ममालिक हैं उनकी कमिटमेंट्स, फर्म कमिटमेंट्स होनी चाहिए, वो हमें पहले से तैयार रखनी चाहिए थी। फिर IMF पॉलिटिकल कंसेंसस की भी बात करता रहा है, उसके बारे में भी हमें कुछ करना चाहिए था, लेकिन हमने हर चीज लटका दी। हमें ये नहीं बोलना चाहिए कि जितनी देर करते हैं उतनी देर हमारा मीटर चल रहा है, हमारे रिजर्व्स जो है हर रोज हर सेकंड कम होते चले जा रहे हैं। और अगर ये 3-4 हफ्ते ले गए तो इकोनॉमी को बहुत नुकसान पहुंचेगा। लेकिन सो आई थिंक इट इज
इट इज स्टिल नॉट अ ब्रेक। ये नहीं हम कह सकते कि IMF नाराज होके चले गए, कम से कम वो तो। लेकिन हमें, आई थिंक वी शुड हैव बीन मोर प्रोफेशनल एंड ज्यादा हमें अच्छे तरीके से ये नेगोशिएट करना चाहिए था। और इन 9 दिनों में हमें ये एग्रीमेंट, SLA एक होता है स्टाफ लेवल एग्रीमेंट, वो करा लेना चाहिए था। आई मीन किस लिए हमने एक 2-3 दिन और आगे कर दिया, फिर जूम पे मीटिंग्स होंगी, फिर हो सकता है एग्रीमेंट होते होते 3-4 हफ्ते लग जाएं। तो उस इस्लाम में कोई मुल्क ने बंद तो नहीं होना, वो तो रिजर्व्स कम होते चले जाएंगे, इंतशार फैलता जाएगा, डिस्पोंडेंसी बढ़ती जाएगी और ठीक है। पूरी आप दुनिया में आप हमारे आपको लग रहा है, आपको लग रहा है कि हमने देर कर दी है? तो मुझे शुक्री साहब आप भी अगर इस पे कमेंट कर दें, क्योंकि बहुत ज़्यादा हम इस मामले के ऊपर बहुत डिले था। कुछ लोगों का ख्याल है कि जो पॉलिटिकल सिनेरियो बना हुआ था उस वक्त बहुत मुश्किल था इस मौजूदा हुकूमत के लिए सख्त फैसले लेना, लेकिन आज भी तो वही सिनेरियो है। आज भी तो चीज़ें को बहुत ज़्यादा सियासी माहौल तो बेहतर नहीं हुआ। तो अब क्या चीज़ें रह गई हैं आपके पास, अगर कोई इन्फॉर्मेशन हो जिसकी वजह से अब 2-3-4 दिन या 2 हफ्ते मजीद लग जाएंगे? थैंक यू तंजीला। आपको भी आइडिया है कि जब PDM ने गवर्नमेंट ली तो उस वक्त एक तो वो हालात थे कि मुल्क में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की वजह से इमरान खान चले गए हुए थे, और इमरान खान जो करके गए थे वो जो अनफंडेड सब्सिडी थी जिसपे ऑलमोस्ट मेरे ख्याल में एक दिन का 120 बिलियन के करीब जो मीडिया में रिपोर्ट्स होता रहा कि लॉस होता रहा। तो ये प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को आइडिया था कि ये लॉस भी हो रहा है और वो जून तक होता रहा, और आपको पता था कि मुल्क की फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, तो आपने आके क्या स्टेप्स लेने हैं फर्स्ट। तो PDM की गवर्नमेंट जो है वो इतनी अनडिसाइसिव थी कि वो ये स्टेप्स जो आके पहले वीक में ही ले लेने चाहिए थे, उनको वो डिले करते करते 6 मई जून के बाद तक लेके गई। अच्छा। और फिर जब आप जून के बाद तक गए, आपने उसके बाद फिर आपने जो निगोशिएशन की कि एक मुल्क में फ्लड आया हुआ था, आपने उस पे जहाँ पे 30 रुपए पे PTI छोड़ के गई थी, वहां पे आपने 50 रुपए वो PDR लगा दी, उसके अलावा और टैक्सेस लगा दिए। तो आपको ये भी एहसास करना चाहिए था कि आगे फ्लड की वजह से हमारे मुल्क में चीजों की भी किल्लत हो रही है, तो ये इन्फ्लेशन कहाँ पे चली जाएगी। अब दूसरी बात ये कि आपने IMF से तो पैसे ले लिए, उसके बाद जो है आप जो जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि आपके दोस्त ममालिक हैं, उनका ट्रस्ट आप अभी तक भी विन नहीं कर सके। फिर आपने जो ही पैसे लिए तो आपने मिफ्ता को जान चलता किया और फिर इसाक डार साहब को लेके आ गए। अब इसाक डार साहब बहुत बड़े एक्सपीरियंस फाइनेंस मिनिस्टर हैं हमारे, और उनको एहसास होना चाहिए था कि ये 2013 से 2018 का टाइम नहीं है। 2013 में आपके पास दहशतगर्दी थी, आपको दुनिया सपोर्ट कर रही थी, आपको फाइनेंसेस मिल रहे थे। 2022 जो है वो बड़ा डिफरेंट है। आपको 2022 में अपनी टर्म्स पे नहीं बल्कि आपने ग्लोबल लैंडर की टर्म्स पे काम करना है। आपके दोस्त ममालिक आप पे ट्रस्ट नहीं कर रहे, उन्होंने आके बजाय कि वो इनिशिएटिव लेते फौरन, और जो रिव्यू स्टार्ट होना था नवंबर में और इसको फाइनल कर लेते और दिसंबर में पैसे ले लेते, वो पहले 2-3 महीने इस चक्कर में रहे कि हमें जो है कहीं से और से पैसे मिल जाएं और हम IMF को डिले कर लें। परवेज साहब, किस तरह से देखते हैं आप IMF के साथ मामलात कहाँ जाकर तय हो रहे हैं? क्या हम अब हमें वो तमाम फ़ायदा होगा जितना हम अपनी इकॉनमी के ऊपर बोझ डाल चुके हैं, जितना आम आदमी के ऊपर बोझ आ चुका है, जो प्राइसेस चली गई, जो रुपए और डॉलर की कदर में जो एक खलीज आ गई इतनी बड़ी, अब इससे कोई फ़ायदा शॉर्ट टर्म में आप देखते हैं होता हुआ पाकिस्तान को? सबसे पहले तो मैं शाह जी की इस बात को एंडोर्स करता हूँ कि हमारा फ्यूचर खरगोल में है, उस तरफ देखना चाहिए। आगे IMF से जो बातचीत चली है उसमें लगता ये है कि दोनों तरफ अभी तक क्रेडिबिलिटी गैप कुछ हद तक कायम है। दोनों ने हाँ भी नहीं की और ना भी नहीं की, तो दरमियान में ये आ गया है इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसी के मेमोरेंडम पे। ये बात क्लियर होगी मेरा ख्याल है बोर्ड लेवल पे, लेकिन मुआहदे की तरफ हम चल रहे हैं, ये तो लगता है।
क्रेडिबिलिटी का गैप होने की वजह आपके ख्याल में क्या है? डिले आपको भी लगता है कि हमने फैसले बहुत देर से किए? बात ये है कि हम जो कमिटमेंट करते हैं ना, इस वक्त भी जो कमिटमेंट की है, IMF कुछ देखना चाहता है ना, इसलिए तो वो प्रायर एक्शन की बात कर रहे हैं कि कुछ ये करना शुरू करेंगे तो क्रेडिबिलिटी कायम होगी। और एक मेरा ख्याल ये है कि अभी तक IMF ने कोशिश की हमारे दूसरे दोस्त ममालिक से कि वो भी सपोर्ट करेंगे, उनको उन्होंने भी कोई कंफर्मेशन अभी IMF को नहीं दी। और शायद इसमें सियासी मामला भी होंगे, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि वो IMF को बताएं कि हमने आगे क्या करना है, क्योंकि वो तो पाकिस्तान का बायलैटरल मामला बनता है। लेकिन ये है कि आप जो एक टोटल कंफ्यूजन थी उसमें से कुछ निकलना शुरू हो गए। परवेज साहब, आपको भी लगता है कि हमें कुछ फ्लेक्सिबिलिटी मिल सकती थी? मुमकिन था ये तासुर देना दुरुस्त था कि हमारे जो हालात हैं, ऐसे हालात में चाहे वो मॉनेटरी फंड हो या जो दीगर हमारे डोनर्स और पार्टनर्स हैं, उनको पाकिस्तान को कुछ रिलैक्सेशंस देनी चाहिए? उसकी हमें बिल्कुल उम्मीद नहीं रखनी चाहिए थी। हमें सख्त फैसले करने, और मेरा ज़ाती ख्याल यह है कि ज़्यादा फैसले एक्सपेंडिचर साइड की तरफ करने हैं, जिसको अभी तक छेड़ा ही नहीं गया। असल मसले वहाँ हैं। शाह साहब ने भी 18वीं तरमीम का जिक्र किया। ये फेडरल गवर्नमेंट जो इस वक्त है उससे आदी होनी चाहिए 18वीं तरमीम के मुताबिक। इसी तरह आप ये बताएं कि आजकल के ज़माने में जबकि आपके पास रिसोर्सेज की बिल्कुल कमी है, एक टोटली बोरोड डेवलपमेंट प्रोग्राम की क्या जरूरत है? उसको कुछ देर के लिए आप रोक भी सकते हैं। तो अखराजात के बारे में सोचना चाहिए, हाउसवाइफ की तरह सोचना पड़ेगा फॉर सम टाइम। हम रोक सकते हैं डेवलपमेंट प्रोग्राम? आपको पता है सियासी लोगों की बड़ी मजबूरी होती है, वो समझते हैं कि अगर वो ये ऑल द मोर रीजन के उसको जीरो कर दिया जाए ताकि कोई लड़ाई झगड़ा ना हो। ठीक है, एक साल के लिए जीरो कर दे। जी ठीक हो गया जी। ब्रेक एक शामिल करते हैं प्रोग्राम में, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक टू न्यूज़ टुडे। सलमान शाह साहब, आप क्योंकि खुद फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं और जाहिर है जो मिनिस्टर्स हैं उनको पॉलिटिकल हालात के मुताबिक ही फैसले करने होते हैं। एक जो तासुर मिलता रहा बार बार वो ये था कि हम कहीं ना कोई फ्लेक्सिबिलिटी अचीव कर लेंगे जो शराइत हैं IMF की, और उसमें कहीं ना कहीं हमें थोड़ी बहुत छूट मिलेगी, कोई रिलैक्सेशन मिलेगी। चाहे वो ज़ाहिर है फ्लड्स एक बहुत जेन्युइन इशू है, पाकिस्तान की इकॉनमी बहुत बुरे तरीके से हिट हुई है। फिर हमारे यहाँ जो बाकी अब मसले उभर के आ रहे हैं, चाहे वो दहशतगर्दी का मामला हो, और वो भी ज़ाहिर है दुनिया पहले भी उसको देखती रही है। तो कोई ऐसी आपको लगी ये सारा जो प्रोसेस था उसमें कि कहीं हमें कोई छूट मिली या नहीं? आज से 3 महीने पहले भी वही शराइत थी, आज भी वही शराइत हैं, सो इस ताख़ीर का फ़ायदा नहीं हुआ। देखें, ये तो बड़ी गलतफहमी है ना कि कोई IMF हमारे पे ऐसी शर्तें लगा रहा है जो जरूरत नहीं है, जान के लगा रहा है। ये बात तो नहीं है। वो तो एक डॉक्टर की तरह है, वो आपको एक दवाई दे रहा है, बड़ी कड़वी दवाई है, और हम कह रहे हैं कि नहीं इसकी पूरी गोली नहीं मैंने खानी, आधी गोली मुझे दे दो, बस उसी में गुजारा हो जाएगा। तो ऐसे बात नहीं है। जहाँ भी आपको वो कोई अगर नरम प्रोग्राम देगा तो उसका मतलब है कि आपके कर्जे और बढ़ेंगे। वो सिर्फ ये जो मुश्किल चीजें हैं वो यही कह रहे हैं ना कि अपने अखराजात जो हैं उनको कम करें और रेवेन्यूज इतने जनरेट करें कि अखराजात को आप फंड कर सकें और कर्जे ना लेने पड़े। और वो ये कह रहे हैं कि एक्सचेंज रेट को इस तरह से करें कि आपका करंट अकाउंट डेफिसिट खत्म हो, कि आपकी इंपोर्ट्स जो हैं वो एक्सपोर्ट्स से इतनी ज्यादा नहीं होनी चाहिए। वो कह रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट्स को करें ताकि आपके जो खातेदार हैं बैंकों के वो पैसे निकाल लेंगे। अगर 35-40% इन्फ्लेशन है तो बैंक में कौन पैसे रखेगा अगर उसको रिटर्न्स नहीं आएंगी। सो बहुत सी चीजें हैं जो बेसिक इकोनॉमिक फंडामेंटल्स हैं जिनको आपने करना है।
लेकिन हमें समझ नहीं आती। हम समझते हैं कि ये चीजें पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं या वो हमारे से कोई दुश्मनी करने जा रहे हैं। अब आपने बात की कि जो क्या हमारे पास कोई फ्लेक्सिबिलिटी थी। देखें, बांग्लादेश के 40 अरब डॉलर रिजर्व्स हैं, उन्होंने अभी से आईएमएफ से प्रोग्राम कर लिया। इससे पहले कि उनके रिजर्व्स गिरे और वो मुश्किल में आए, उन्होंने पहले ही लाइन एक लगा ली है कि जब भी हमें जरूरत पड़ेगी हम उससे पैसे लेके अपने रिजर्व्स को मेंटेन करेंगे। हमने अपने सारे रिजर्व्स खाली कर दिए हैं और अब हम आईएमएफ के तरले कर रहे हैं कि आप आए। तो देखें, फ्लेक्सिबिलिटी तो हमारी खत्म हो गई ना। जब आप रिजर्व्स को अगर आपने खो दिया है तो फिर आपकी फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी खत्म है। अब दूसरी जो तरफ आपकी कैपिटल मार्केट्स में फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी वो भी खत्म है, क्योंकि आपने हमारा रिस्क प्रीमियम इतना ज्यादा बढ़ गया कि रजीम चेंज का नुकसान हुआ है, फायदा नहीं हुआ। ठीक है। आपका रिस्क प्रीमियम जो 3-4% होता है ग्लोबल मार्केट में, वो 100% को क्रॉस कर गया है। सो वो फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी के आप कर्जे कोई नए लेके पुराने कर्जे रिटायर कर देंगे, वो भी खत्म हो गया है। फिर आपके आपकी फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी खत्म कर दी जब उन्होंने कहा कि आईएमएफ फिर आप हमारे पास, तो वो भी हमारी फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो गई। तो आपको फिर लगता है आपने कि देखा जब हमारे पास कोई ऐसी कोई चीज नहीं है कि जिसके ऊपर हम बार्गेन कर सकें, लेकिन आप कह रहे हैं कि हमने अपने रिजर्व्स खाली होने का इंतजार किया। रऊफ शूरी साहब, कैसे देखते हैं आप कि अगर ज़ाहिर रिजर्व्स आपके खाली हो गए, जो अभी इन्फ्लेशन रेट वीकली था वो 34.8 था, रुपए की कदर में तारीखी कमी हुई और डॉलर आपने देखा कि कहाँ जाके वो अभी और फिर मार्केट, ओपन मार्केट और बैंक इंटरबैंक रेट जो है उसमें जो फ़र्क है, ये सारी वो चीज़ें हैं जिनको अब आईएमएफ का प्रोग्राम बहाल होने की सूरत में मैनेज करना आपको लगता है कि ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा इस डिले की वजह से, या आपको भी लगता है कि अब थोड़ा सा प्रोसेस बेहतरी की तरफ शुरू हो जाएगा जैसे ये उम्मीद पैदा हुई है कि आईएमएफ वापस आ रहा है? देखें, अगर आईएमएफ का प्रोग्राम आपको पैसे मिल भी जाते हैं तो वो क्या 1.1 बिलियन डॉलर हैं, लेकिन ये चीजें ठीक उस वक्त तक नहीं होंगी जब तक आप अपनी फाइनेंशियल गवर्नेंस बेहतर नहीं करते। अब उसमें आपने आईएमएफ से, ये कोई आज का नहीं है, ये सितंबर का नहीं है, ये जुलाई का नहीं है जो आपने उनसे एग्रीमेंट किया हुआ है। आप पीछे जब से पाकिस्तान बना है तो आपको वो फिस्कल जो है रिफॉर्म्स के बारे में कह रहे हैं। आप खुद देखें कि आपका सर्कुलर डेट जो है वो मेरे ख्याल में 4 पॉइंट समथिंग ट्रिलियन पे पहुंचा हुआ है, और वो मेरे ख्याल में 100 समथिंग जो है बिलियन के हिसाब से वो बढ़ रहा है हर साल के हर महीने, कुछ इस तरह से एग्जैक्टली मुझे नहीं आइडिया, लेकिन 129 बिलियन के। तो वो आप अगर इस तरह से चीजों को, अपने रिसोर्सेज को एग्जॉस्ट करते रहेंगे तो आप कैसे ये इम्प्रूवमेंट की ख्वाहिश कर सकते हैं कि हमारा मुल्क अब पटड़ी पे चल गया और अब हम जो है इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रहे हैं। फिर उसके बाद एसओईज का, वो आपको कब से कह रहे हैं कि इसकी गवर्नेंस के लिए लॉ लेके आए। आपने एसओई का लॉ जो है वो नेशनल असेंबली ने तो उसको अडॉप्ट कर लिया, सेनेट में वो कब से पड़ा हुआ है। जो आपने उनको कितनी डेडलाइंस दी हुई थी वो अभी तक नहीं हुआ। दूसरी चीज जो मुझे सबसे ज्यादा यहाँ पे कंसर्निंग है वो हमारी कोर्ट्स का रोल है। अब लास्ट बजट में गवर्नमेंट ने 4C के हवाले से वो जो सरचार्ज लगाया था, और उसके बाद फिर 7E के हवाले से वो जो इनकम टैक्स लगाया था, जिसमें उन्हें चाहिए, जिसमें ये जो प्लॉट एक्स्ट्रा रखे हुए हैं या जो आप जो कंपनीज हैं जो एक स्पेसिफिक नंबर से ज्यादा प्रॉफिट कमाएंगी तो वो 10%। अब वो कोर्ट्स उन पे स्टे दे के बैठी हुई हैं, कितना अरसा हो गया वो उनके फैसले नहीं कर रही होती। अब वो जो अभी पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो है कि आप एक 50% जो है 7 डेज में दे दें, तो अब ये बहुत बड़ा एक हिट पड़ता है गवर्नमेंट को, उसके टारगेट्स को, और सारे वो उनका पूरा जो फिस्कल मैनेजमेंट है उसको डिस्टर्ब करके रख देता होता है। अब रीजन ये है कि अगर कोई इशू है भी सही, अब टैक्स लगाने की पावर तो फेडरल गवर्नमेंट के पास है। अगर आपको लगता है कि 18th अमेंडमेंट के बाद कुछ टैक्सेशन की पावर्स प्रोविंसेस को मिल गई हुई थी, तो कोर्ट को क्या मसला है कि वो उसको एक इमीडिएट बेसिस पे रिजॉल्व करके तो फैसला करे और खत्म करे, ताकि गवर्नमेंट को आइडिया हो कि हमें अब ये जो है अमाउंट कहाँ से पूरी करनी है। तो हमारा कोई एक इशू नहीं है, हमारे बहुत सारे इश्यूज हैं जिसमें
कोर्ट्स का रोल भी है, जिसमें हमारे अपने गवर्नेंस के इशू भी हैं। तो वो जब तक हम उनको रिजॉल्व नहीं करते तब तक हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हम कोई बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। प्रोग्राम में शामिल करते एक और ब्रेक, हमारे साथ रहिए जी। न्यूज़ टुडे में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और शुक्री साहब, आप हमारी जो एक्सपेंडिचर्स हैं उनको कैसे देखते हैं? शाह साहब ने भी पिछले सेगमेंट में कहा कि आपको इतनी बड़ी काबीना की ज़रूरत नहीं है, और ज़ाहिर है ऑप्टिक्स बड़ी मैटर करती हैं। क्या आप बाहर बैठे हुए हैं, बाहर की जो जितनी भी फाइनेंशियल बॉडीज़ हैं, जितनी भी मॉनिटरी फंडिंग करने वाले जो इदारे हैं, वो पाकिस्तान में इन ऑप्टिक्स को देखते हैं? वाकई में आपको लगता है कि दे मैटर? डेफिनेटली जब आपके साथ कोई डील करने आता है या कोई बात कर रहा होता है तो वो देखते हैं कि इनके एक्सपेंसेस कहाँ कहाँ पे हो रहे हैं। तो आप अब शहबाज शरीफ का मसला ये है कि ये इतना बड़ी कोलेशन गवर्नमेंट है तो वो उसे सब कुछ करना पड़ता है, वो अपनी कबीना बड़ी रखनी पड़ती है अपने पॉलिटिकल मसाइल को देखते हुए। लेकिन मुझे समझ नहीं आती, अभी 2 दिन पहले मेरे ख्याल में इन्होंने 5 नए एडवाइजर ऐड किए हैं और वो सारे PMLN से हैं। चलो अगर आपके कोलेशन पार्टनर आपको फोर्स करते हैं कि हमारे बंदे को कोई भी ओहदा दे दें तो वो तो चलो समझ आती है। आप अपनी पार्टी के बंदों को उठा के तो उनको बनाते जा रहे हैं। आप उनसे रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं कि आप हमें थोड़ा टाइम दें, हम देख लेंगे बाद में। लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि इतने बड़े एडवाइजर्स लगाने की ज़रूरत क्या है। अगर आप कहते हैं कि वो पैसे नहीं ले रहे, आपसे कोई तनख्वाह नहीं ले रहे, तो उसके बावजूद आप उसका ऑफिस मेंटेन कर रहे हैं, उसकी गाड़ी मेंटेन करेंगे, उसको प्रोटोकॉल भी देंगे, तो ये सारे एक्सपेंसेस हैं। एक चीज ये है। और दूसरी चीज अभी ये बात की परवेज साहब ने भी और डॉक्टर साहब ने भी बात की, तो वो ये है कि हमारा जो डिस्ट्रस्ट है हम पे, जो लोगों इदारों का भी और दुनिया का, वो बहुत ज्यादा है। आप देख लें, हमने एग्रीमेंट किया, उसमें एक सिंपल टर्म उन्होंने ये ऐड की कि आप अपने जो है वो डिस्क्लोजर दें, सिस्टम बनाए उनका, जो पब्लिक ऑफिस होल्डर्स हैं उनके एसेट्स का। हम इतने दिनों से वो नहीं कर सके, और अब जब जाके हम एग्री हुए हैं तो FBI ने जो उसकी रूल्स निकाले हैं वो इस तरह के हैं कि वो बैंक्स जो है उन पे कंडीशन लगा दी है कि वो अपनी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ना पूरी कर सकें। वो दे हैव टू डू कि वो ऐसा करें कि पहले FBR के पास जाएं, वहां से परमिशन लें, और उसके बाद वो सिंपल जो कस्टमर ड्यू डिलिजेंस होती है वो नहीं कर सकते। उसकी तो वो जो सॉरी, क्योंकि आप क्योंकि ये लीगल फ्रेमवर्क्स में बहुत ज़्यादा काम करते हैं, तो वो जो प्राइवेसी के लॉज हैं और डाटा प्रोटेक्शन के, वो क्या उस पर आपके ख्याल में जो सरकारी इदारे हैं उनके ऊपर, उनके मुलाजमीन के ऊपर अप्लाई नहीं होते? देखिए ना, डेटा प्राइवेसी का पहले तो आपने अभी तक कोई लॉ बनाया नहीं है। वो बैंकिंग सेक्टर का, वो मेरे ख्याल में आर्टिकल कुछ 33 समथिंग है, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है। तो वो उसके थ्रू वो बैंक्स आर बाउंड के वो प्राइवेसी को मेंटेन करें। लेकिन जब वो बैंक्स, जब आप उनके कस्टमर बनते हैं तो ये बैंक जिम्मेदार होता है कि वो कस्टमर ड्यू डिलिजेंस करे, कि वो आपको कंफर्म करे कि ये बंदा वाकई में यही है, इसका इतना सोर्स है कि ये पैसे जमा करा रहा है बैंक में। बेसिकली आपने वो जो मनी ट्रेल्स और वो सारी चीजें आपने उनको ट्रांसपेरेंट करना और उसके ऊपर आपने मॉनिटरिंग करनी है। शाह साहब, आपने भी कुछ अभी आप बात कर रहे थे कि आपने एक्सपेंडिचर्स अपने बहुत सारे कम करने। परवेज साहब कह रहे हैं कि आपको सारा जो मामला है वो अब ज़्यादा एक्सपेंडिचर वाली साइड पे होगा, लेकिन रेवेन्यू का मामला भी तो बहुत अहम है। हम वो रेवेन्यू जनरेट नहीं करते, हम वो टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते जिसकी पाकिस्तान को ज़रूरत है। वहाँ पे भी ज़ाहिर है, अगेन आप बिकॉज यू आर अ मिनिस्टर, तो सियासतदानों की वाकई कोई मजबूरियाँ होती हैं कि वो उन इदारों पे और उन शोबों पे टैक्स नहीं लगा सकते। जितने मर्जी वो अपोजिशन में बैठ के बातें करते हैं, हुकूमत में आते हैं तो बिल्कुल वो खामोश हो जाते हैं इन इश्यूज़ के ऊपर। देखें, बात ये है कि पाकिस्तान में बड़े कम लोग टैक्स देते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन जो लोग टैक्स देते हैं उनको तो बिल्कुल आप निचोड़ के रख देते हैं, और जो टैक्स से बाहर रहते हैं वो फायदे में रहते हैं। और ये फायदा जो है ये FBR को भी होता है, क्योंकि उनके पास भी फिर बड़ी लचक आ जाती है कि किससे लेना है, किससे नहीं लेना, या कितना लेना है।
तो हमें अपना टैक्स का निज़ाम टोटली रिवैम्प करना पड़ेगा। नंबर वन, इसको बहुत सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, सेल्फ असेसमेंट इसमें करनी पड़ेगी। उसके बाद फिर ये जो हमारा निज़ाम है, जो ऑडिट वगैरह का निज़ाम, इसको ऑटोमेट करना पड़ेगा, इसमें बहुत टेक्नोलॉजी लानी पड़ेगी। तो जब तक आप रेट्स नीचे नहीं लाएंगे, आसान नहीं करेंगे, तो आप भूल जाएं कि आप कोई गवर्नमेंट को फाइनेंस कर सकते हैं। उस वक्त तक आप अपनी हुकूमत को छोटे से छोटा रखें, क्योंकि अगर पाकिस्तान के अवाम टैक्स देना नहीं चाहते तो फिर उनको एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि हुकूमत उनके लिए क्या चीज़ें बनाती है। तो फिर वो पे एज यू गो अलॉन्ग वाले सिस्टम करें, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स करें, जिसमें यूजर्स जो हैं वो पे करें हर चीज़ को। तो वो आपको निज़ाम लेकिन बनाना शाह साहब, पड़ेगा। मसला कहाँ आता है? मतलब जैसी बातें आप करते हैं, ये वाले हुकूमत के लोग जब अपोजिशन में थे तो ये ऐसी गुफ्तगू करते थे जिसमें लगता था कि इनको सारे सोल्यूशन पता है, और जो आज अपोजिशन में बैठे हुए हैं वो कल जब हुकूमत में थे तो कुछ और कर रहे थे, आज वो आप जैसी बातें कर रहे हैं। आप पीटीआई और बाकी जमातें, हमें लगता है कि सारे सोल्यूशन इनके पास हैं, तो जब हुकूमत में आ जाते हैं उसके बाद इम्प्लीमेंट क्यों नहीं करा सकते? ऐसी कौन सी रुकावट है? ब्यूरोक्रेसी रोकती है? कौन रोक लेता है सारे लोगों को? तंजील ये है कि किसी के पास सॉल्यूशंस नहीं है, पर्टिकुलर हमारे सियासतदानों के पास तो बिल्कुल ही सॉल्यूशंस नहीं है। अगर सिर्फ ईमानदारी हो ना, और एक उनके पास सिर्फ जो है इरादा सही हो, तो फिर वो अच्छे लोग रख के काम कर सकते हैं। लेकिन हमारे मिनिस्टर्स को आप समझते हैं कि इनके पास तो टेक्निकल स्किल्स तो जीरो है, इनके पास सिर्फ पॉलिटिकल स्किल्स हैं। ये इलेक्शंस जानते हैं, गपशप लगाना जानते हैं, लेकिन हुकूमत को अपने स्टेट को डेवलप करना इनके बस की बात नहीं है। ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं जिनको आपने प्रोफेशनली और स्पेशलाइजेशंस के जरिए करनी है। अभी तो हम इस्लामाबाद में बैठ के सारी बातचीत करते हैं ना, तो असल डेवलपमेंट तो नीचे शहरों और कस्बों में होती है ना, आपके गांव में होती है। वहां पे कौन जाता है करने के लिए सरकार तरफ से? वो भी एक सिस्टम है। ये निज़ाम हमें टोटली चेंज करना पड़ेगा, जिसमें आपको सियासत जो है, इसमें पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, इनको आप इनमें स्किल्स डेवलप करनी पड़ेंगी। ठीक है। टेक्नोक्रेटिक अच्छा, स्किल्स, ये आप कह रहे हैं कि टेक्नोक्रेटिक स्किल्स इन्हीं सियासी जमातों में चाहिए। मैं जरा परवेज साहब के पास आपका पॉइंट। परवेज साहब, डॉक्टर साहब कह रहे हैं किसी के पास सोल्यूशन नहीं है, आपके ख्याल में नहीं है सोल्यूशन किसी के पास पाकिस्तान के माशी चैलेंजेस का, मुश्किलात का? सोल्यूशन सबको मालूम है, सारी दुनिया में लिया जाता है, देने को कोई तैयार नहीं होता। हमारी जो टैक्स मशीनरी है उसकी टोटल ओवरहॉल की जरूरत है। और मेरा जहाँ तक ख्याल है कि हमें ये बहुत सारे जो टैक्स लेने वाले हैं उनको इकट्ठा एक सिंगल टैक्स एजेंसी बनानी पड़ेगी और उसको ऑटोनॉमी देनी पड़ेगी। उसको अपने रिसोर्सेज खुद उसके पास होने चाहिए और तो सिर्फ कलेक्शन एजेंसी हो। तो ये सब कुछ मालूम है, दुनिया में ट्राइड एंड टेस्टेड है। अब ये है कि करेगा कौन? हम करना चाहते हैं? पहले तो ये सवाल है, क्या हम करना चाहते हैं वाकई में? आप जिसी से पूछे वो कहते हैं हम करना चाहते हैं, लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा कि गवर्नमेंट में वो कहते हैं कि हम बहुत मुश्किलात है, हमारा सोशल कैपिटल ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो अब जो सबसे बड़ी कॉन्ट्रडिक्शन इस वक्त चल रही है वो यही है कि जैसे कहते हैं ना, इलेक्शन होगा तो सब अच्छा मैंडेट आ जाएगा, ये मुश्किल फैसले होंगे। पुराना तजर्बा ये कहता है कि इलेक्शन जीतने के बाद भी कुछ नहीं होता। लेकिन मेरा अपना ये ख्याल है कि हमारे हालात इतने बुरे हो चुके हैं कि कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। सही। आपको लगता है कि इलेक्शंस की तरफ जाना पड़ेगा? मेरा ये ख्याल है कि आइन में जो कुछ लिखा हुआ है बस वहां तक जाना चाहिए कि जहां जहां जो इलेक्शन का जो लिखा हुआ है उसके मुताबिक कर देना चाहिए। ठीक है। शुकूरी साहब, आपके ख्याल में सोल्यूशन है पाकिस्तान की इकॉनमी के मौजूदा जो सिस्टम है गवर्नेंस का,
जो ढांचा उसी के अंदर कुछ इनोवेशन करके हम ठीक कर सकते हैं इसको? देखिए, सॉल्यूशन हर किसी के पास है। अब क्या फाइनेंस मिनिस्टर जो इसहाक डार है, उनको नहीं पता था कि मैंने क्या करना है? क्या उनको नहीं पता था कि आईएमएफ के साथ हमने क्या एग्री किया हुआ, और अगर हम उसको पूरा नहीं करेंगे तो हम पे क्या कंडीशन लगे, हमें कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा? सॉल्यूशन है, मसला ये है कि आपकी विल नहीं है वो चीजें करने की। आप वो डॉज करने की एक आदत पड़ी हुई है, हम वही करते रहते हैं और सोचते हैं कि हमें कोई बेनिफिट्स मिल जाएंगे, और उसका नुकसान इतना होता है कि अब आपको थोड़ी देर पहले मेंशन किया है कि इन्फ्लेशन कहाँ पे पहुंच गई हुई है। तो अब दूसरी बात यह है कि अब इसी को देख लें, हमने कितना डिले करके ये जो हमने एग्री किया आईएमएफ के साथ कि हमारे जो है वो करेंसी जो है ओपन मार्केट के हिसाब से चलेगी। तो अब जो गैप था वो 30 रुपए 40 रुपए का आपका आता रहा कि इंटर बैंक में रेट की जो है करेंसी का रेट क्या है और ओपन मार्केट में क्या है। उसने आपको इतना हिट किया कि आपकी जो रिमिटेंसेज हैं वो $1 बिलियन से कम हो गई। सलमान शाह साहब, आपके ख्याल में मौजूदा मौशी हालात में पाकिस्तान के पास पैसे नहीं हैं जो ज़रूरी चीज़ें करने वाली हैं, और इलेक्शन इज़ अ वेरी कॉस्टली बिजनेस, कोई आराम से तो नहीं हो जाएगा? आपको फिर भी लगता है कि इलेक्शंस कराना ही हल होगा बेहतरी की तरफ जाने के लिए? देखें, एक बात तो ये है कि जहाँ पे आपका बजट 18,000 अरब रुपए का है, वहाँ पे 30-35 अरब के इलेक्शन कराने आपको बहुत महंगे लग रहे हैं, और बाकी जो 18,000 अरब है वो ठीक है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो इस वक्त नेगोशिएट कर रही है वो लेम डक गवर्नमेंट है, वो आज है, मे बी कल नहीं है। सो आपको एक रोड मैप इलेक्शन का भी देना पड़ेगा, और होपफुली जब ये आईएमएफ के साथ प्रोग्राम हो जाता है तो जो केयर टेकर आएंगे उनको भी उस पर अमल करना पड़ेगा, और उसके बाद जो गवर्नमेंट आएगी उसको भी उस पर अमल करना पड़ेगा। ठीक है। और ये पाकिस्तान की खातिर हमें ये प्रोग्राम आखिरी प्रोग्राम होना चाहिए पाकिस्तान के लिए। मुझे लगता है कि हमारे में किसी में कोई मूड नहीं है कि इस प्रोग्राम को हम पाया तकमील तक पहुंचाएं। थैंक यू सलमान शाह साहब, रऊफ शकूरी साहब, परवेज ताज साहब, आपने गुफ्तगू सुनी मेहमानों की। आज के लिए इतना ही, हमें इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।